राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा विशेष महत्वपूर्ण है और अशौच संकर होने पर मुख्य विचार यही किया जाता है। आज जो समझेंगे, और इससे पूर्व जो चर्चा हुई है, वर्तमान समय में कहें तो कर्मकांडी भी विशेष जानने समझने के इच्छुक नहीं होते हैं, ये समस्या है। किंतु आज वाली जो चर्चा है, इतना मात्र आज जो समझेंगे, मात्र इतना समझने का ही प्रयास, और इसे भी पूर्ण रूप से समझने का प्रयास नहीं किया जाता है, जबकि इसको बहुत गंभीरता से समझना आवश्यक है। आज क्या करेंगे, कौन सी चर्चा? तो आज एक अशौच में दूसरा अशौच, और मुख्य रूप से एक मृत्यु में दूसरी मृत्यु होने पर। जन्माशौच में भी यही विधान होता है नियमतः, किंतु विशेष विचार मरणाशौच में ही किया जाता है। और फिर उसमें त्रिरात्रा शौच हो जाए या बढ़ने पर क्या, अनेकों प्रकरण हैं, जिसमें से आपको यदि अंत तक समझेंगे तो लगेगा कि बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो नोट करने वाले थे। नोट करना होगा, ध्यान से लिखने वाली व्यवस्था रखनी होगी कि लिख सकें। चर्चा वाले जो तथ्य महत्वपूर्ण आएंगे उसको लिखने की व्यवस्था आपको करनी होगी, लिखते रहना है। मरणाशौच और जन्माशौच, इसमें चर्चा हो चुकी है कि मरणाशौच की मान्यता होगी, मरणाशौच से शुद्धि होगी। इसका तात्पर्य क्या? क्योंकि निर्धारण में एक ही सूत्र है। वो सूत्र क्या है कि अघानाम योग पक्षेतु योग अघानाम योग पद्येतु शुद्धिर्ज्ञेया गरीयसी मरणोत्पत्ति संयोगे गरीयो मरणम भवेत। प्रजापति का वचन है, देवल स्मृति में भी है कि शुद्धिर्ज्ञेया गरीयसी, लघु और गरीय, लघीय गरीय, इसका निर्धारण करे कि कौन लघु है। जो लघु है वह मान्य नहीं होगा। अब ये इसमें काल का निर्धारण है, दिन का, कि किसका अधिक काल है। काल के अनुसार गरीयता सिद्ध होगी। जो अधिक काल वाला हो वो गरीय होगा। जैसे त्रिरात्रा शौच में दशरात्रा शौच पूर्णा शौच हो जाए तो पूर्णा शौच में काल की अधिकता है, तो यह पूर्णा शौच गरीय हो जाएगा। एक रात्रि वाले अशौच में त्रिरात्रा शौच हो जाए तो त्रिरात्रा शौच में काल की अधिकता है, तो त्रिरात्रा शौच वहाँ पर गरीय हो जाएगा। समझ गए इसको, गरीय कौन होगा। किंतु इसका अपवाद पुनः आगे कहा गया, मरणोत्पत्ति संयोगे गरीयो मरणम भवेत। मरण और जन्म इसका सूतक, इसका अशौच संकर हो, संयोग हो जाए तो मरण गरीय होगा। चाहे उसका काल, उसमें काल का विचार नहीं होगा कि काल, जैसे काल का विचार नहीं होगा, मतलब कि जन्माशौच तो 10 रात्रि का है काल के अनुसार, और मरणाशौच इसमें त्रिरात्रा शौच हो जाए, एकाहा शौच हो जाए तो यहाँ पर कहा काल से गरीयता नहीं होगी। इसमें जन्माशौच और मरणाशौच होने पर ये मरणाशौच गरीय होगा, चाहे काल उसका कम भी क्यों ना हो, मरणाशौच ही गरीय होगा। मरणाशौच से ही अशौच की निवृत्ति होगी। किंतु सूतिका को छोड़कर, सूतिका का अपना जो है जन्माशौच, वो सूतिका के लिए रहेगा। इसी कारण आप पूर्व में जन्माशौच में जो चर्चा की हमने की है और समझने का प्रयास किया है, तो उसमें कहा कि जन्माशौच सबके लिए नहीं है, सूतिका मात्र के लिए है। क्यों? यदि सबके लिए हो तो यहाँ पर वो नियम प्रभावी होना चाहिए, नहीं होगा।
यहाँ पर वह नियम प्रभावी नहीं होगा। अब इसमें काल विभाग, पहले तो काल विभाग करना होगा। 5 प्रकार से काल विभाग इसमें मरना शौच में होता है। और पूर्णा शौच से ही समझेंगे। मुख्य विचार पूर्णा शौच का होता है और त्रिरात्रा आदि शौच में, जैसे त्रिरात्रा शौच है, एक त्रिरात्रा शौच, पहले इसी को समझ लेते हैं। एक त्रिरात्रा शौच में दूसरी त्रिरात्रा शौच, खंडा शौच जिसको कहते हैं, खंडा शौच, एक त्रिरात्रा शौच में पुनः त्रिरात्रा शौच ही संकर हो जाए, आ जाए, पात हो जाए, तो दूसरे से उसकी निवृत्ति होगी, दूसरे अशौच की मान्यता होगी। त्रिरात्रा शौच में दूसरी त्रिरात्रा शौच उपस्थित होने पर दूसरे से निवृत्ति होगी। एकाहा शौच में पुनः एकाहा शौच, इसमें विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों का सम है, दोनों के एक दिन ही निवृत्ति हो रही है, तो आगे पीछे का प्रश्न ही नहीं है। सद्य शौच में कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु एकाहा शौच में यदि त्रहा शौच हो जाए, त्रिरात्रा शौच, तो त्रिरात्रा शौच से होगा, क्योंकि काल की अधिकता त्रिरात्रा शौच में है। सद्य शौच में यदि एकाहा शौच हो जाए तो एकाहा शौच से निवृत्ति होगी, काल की अधिकता है, गरीय हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिरात्रा शौच का मात्र विचार विशेष रूप से करना होता है कि एक त्रिरात्रा शौच में, क्योंकि एकाहा शौच में बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। एकाहा शौच में एक दिन का अशौच है, एक दिन में ही दो मृत्यु हो जाए तो एक दिन में दोनों की शुद्धि हो जाएगी, इसमें बढ़ने का तो प्रश्न है नहीं। किंतु इधर त्रिरात्रा शौच में बढ़ने का प्रश्न है कि एक त्रिरात्रा शौच के मध्य में दूसरी त्रिरात्रा शौच आ जाए तो दूसरे से अशौच की निवृत्ति होगी। अब पूर्णा शौच को समझते हैं, क्योंकि मुख्य प्रश्न इसी का है। इसमें 5 विभाग करना होता है। यदि गौण रूप से कहें तो 3 विभाग होता है। आधा कर लीजिए, पहला पक्ष हो गया पूर्वार्ध और दूसरा पक्ष हो गया द्वितीयार्ध। 5 दिन प्रथम दिन से 5 दिन तक पूर्वार्ध हो गया पहला पक्ष, और 5वें दिन से 10वें दिन दूसरा पक्ष हो गया। किंतु उसमें 10वां दिन हटाना होता है प्रार्ध में, तो 5वें दिन से 90 दिन तक ही प्रार्ध होता है, 5वें दिन से 90 तक ही। और 10वां दिन अलग तीसरा भाग है सर्वत्र। तो सामान्य रूप से 3 भाग कर सकते हैं, किंतु 5 विभाग किए जाते हैं। 5 विभाग का क्रम यह है कि प्रथम दिन एक विभाग है। पूर्णा शौच में प्रथम दिन एक भाग है और प्रथम दिन ही हो जाए दूसरा शौच, तो इसमें पहला पिछला कुछ है ही नहीं। इसमें पहला पिछला कुछ नहीं, दोनों को की शुद्धि एक साथ होगी, दोनों का शौच निवृत्ति एक साथ हो जाएगा। इसमें पहला पिछला कुछ नहीं है। प्रथम दिन एक भाग, प्रथम दिन दूसरा भाग, द्वितीय दिन से लेकर पंचम दिन तक। वो पूर्वार्ध जो हमने कहा था, पूर्वार्ध में 5 दिन का एक भाग, 5 दिन का दो भाग करने के लिए, तो इस प्रकार से करेंगे तो द्वितीय दिन से पंचम दिन तक दूसरा भाग, और छठे दिन से नवम दिन तक तीसरा भाग, और 10वें दिन चौथा भाग। 10वें दिन में पुनः अंतिम याम अरुणोदय काल, सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व, ये 5वां भाग है। 5वां भाग में समझना होगा, 5 भाग हैं। अशौच संकर होने पर विचार करने के लिए अशौच के 5 भाग करने पड़ते हैं। अब 5 भागों को आपने लिखा, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। प्रथम, एक बार पुनः, प्रथम भाग प्रथम दिन जो है वह पहला भाग है। दूसरे दिन से पंचम दिन तक दूसरा भाग है। छठे दिन से नवम दिन तक तीसरा भाग है। 10वें दिन चौथा भाग है, और 10वें दिन का रात्रि शेष अंतिम पहर में जो अरुणोदय काल वाली 4 घटी होती है, सूर्योदय से पूर्व 4 घटी, ये 5वां भाग है। 5 भाग करके विचार किया जाता है। प्रथम दिन का तो समझ गए, प्रथम दिन में हो तो कोई विचार नहीं, दोनों का एक दिन अशौच हुआ, दोनों की एक दिन अशौच निवृत्ति होगी। 10वें दिन इसमें कुछ
और विचार नहीं करना है, पहले से या पिछले से। ये विभाग करने का तात्पर्य यह है कि पहले से या पिछले से, इसमें कुछ नहीं, दोनों का एक साथ होगा, ना तो पहले के अनुसार ना तो दूसरे के अनुसार, दोनों का एक साथ होगा, दोनों का है। द्वितीय भाग है दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक। द्वितीय भाग में प्रथम अशौच से निवृत्ति होगी। द्वितीय भाग में अर्थात दूसरे दिन से 5वें दिन तक यदि दूसरा मरण हो जाए तो प्रथम मरण से शुद्धि होगी। प्रथम क्षौर जिस दिन होगा, प्रथम मरण का 10वें दिन जो होगी उसी दिन शुद्धि होगी प्रथम मरण के अनुसार, दूसरे भाग में। और तीसरा भाग 6ठे दिन से 9वें दिन तक। तीसरे भाग में यदि दूसरा मरण हो जाए तो दूसरे मरण से अशौच की निवृत्ति होगी, अर्थात कर्म और आगे बढ़ जाएगा और दूसरे मरण से 10वें दिन, दूसरे मरण के अनुसार 10 रात्र की गणना होगी, उसके अनुसार शुद्धि होगी। और 10वें दिन आने के बाद, 10वें दिन जिस दिन क्षौर कर्म होता है, 10वें दिन का फिर ये 5वां भाग है। इसमें विशेष विधान है। इसमें विशेष विधान क्या है कि क्षौर कर्म के दिन यदि दूसरा मरण हो जाए, क्षौर कर्म के दिन, तो 2 दिन बढ़ जाएगा अगले दिन से। क्षौर दिन से ही लगाएंगे तो त्रिरात्रा शौच हो जाएगा। क्षौर दिन से यदि जोड़ेंगे तो त्रिरात्रा शौच होगा, किंतु उस दिन को समाप्त करके 2 दिन बढ़ेगा। 2 दिन बढ़ेगा का तात्पर्य 1 दिन और पुनः 1 दिन, 11वें दिन और 12वें दिन। 12वें दिन जाकर उसका पुनः शौच होगा। उसका पुनः क्षौर कर्म कब होगा, शुद्धि कब होगी? यदि क्षौर दिन किसी और की दूसरा मरण हो जाए, पूर्णा शौच ही, तो 12वें दिन जाकर पुनः उसकी शुद्धि होगी, अशौच निवृत्ति होगी। अब 10वें दिन में पुनः 5वां भाग जो है वो रात्रि शेष है, अरुणोदय काल है। अरुणोदय काल की गणना सूर्योदय से 4 घटी पूर्व तक होती है, अर्थात 10वें दिन अंतिम समय में सूर्योदय से 4 घड़ी पहले तक रात्रि शेषे द्वयाच्छुद्धिर याम शेषे शुचिस्त्रयात्। ये स्वप्रमाण है, ऐसा नहीं कि इस स्वप्रमाण है। रात्रि शेषे द्वयाच्छुद्धिर, रात्रि शेष का तात्पर्य क्या है कि एक रात्रि शेष हो, रात्रि के शेष में नहीं। इसका तात्पर्य है ये सातातप का वचन है, रात्रि शेषे द्वयाच्छुद्धिर, एक रात्रि शेष रहे तो। इसका यह था, रात्रि शेष का तात्पर्य यहाँ पर रात्रि का शेष भाग नहीं होगा, एक रात्रि शेष रहे तब, सबके लिए। एक रात्रि शेष रहे तब सबके लिए, इसका तात्पर्य हुआ कि इस ब्राह्मणों के लिए 10वें दिन, क्षत्रियों के लिए 12वें दिन और वैश्यों के लिए 15वें दिन, शूद्रों के लिए 30वें दिन। रात्रि शेष का यह तात्पर्य हुआ कि अंतिम दिन जिस दिन क्षौर कर्म हो, उस दिन होने पर द्वयाच्छुद्धिर, 2 दिन की वृद्धि, किंतु उस दिन से आगे वृद्धि, उस दिन की गणना को छोड़कर। और याम शेषे शुचिस्त्रयात्, यदि अंतिम याम शेष हो, ये अरुणोदय काल वाला, तो उसमें त्रिरात्रा शौच होगा, किंतु ये त्रिहात कहाँ, गणना कहाँ से? तो सूर्योदय के पश्चात गणना, सूर्योदय के पश्चात त्रिरात्रा शौच की गणना होगी। यदि क्षौर दिन से गणना करेंगे तब ये 4 रात्रि की गणना हो जाएगी, तब इसकी गणना 4 होगी, किंतु सूर्योदय के पश्चात अगले दिन से गणना करके त्रिरात्रा शौच। अर्थात इस स्थिति में यदि जैसे क्षौर दिन मरा तो 12वें दिन क्षौर कर्म,
और क्षौर दिन ही रात्रि शेष में, रात के अंतिम भाग में, ये जो अंतिम का 4 प्रहर है, नहीं 4 अंतिम की 4 घटी है सूर्योदय से पूर्व, उसमें दूसरी मृत्यु हो जाए तो पहले मृत्यु से यदि जोड़ेंगे तो वहाँ से लेकर 13वें दिन, वहाँ से 13वें दिन, जिस दिन 13वीं होती है उस दिन जाकर शुद्धि होगी। ये हो गया एक भाग। इसमें और भी है, इतना ही नहीं है, इसमें और विभाग भी है। अच्छा, बढ़े हुए शौच में यदि दूसरा अशौच आ जाए तो अब क्या? बढ़े हुए अशौच में पुनः दूसरा अशौच आ जाए, मतलब तीसरा अशौच फिर आ जाए तो इसी प्रकार से निर्धारण होगा। और ये 2 रात्रि और 3 रात्रि 10वें दिन वाली जो व्यवस्था है, इसमें ये जो बढ़ा है, इसमें पुनः यदि दूसरा अशौच आ जाए तब, पूर्ण अशौच आ जाए तब पूर्ण अशौच, तब 10 रात्रि वाला अशौच नियम होगा। 10 रात्रि जाकर अशौच की निवृत्ति होगी। वर्धित अशौच में पुनः पूर्ण शौच कब? जब ये द्वया शौच बढ़ा हो और त्रया शौच बढ़ा हो। यदि पूर्ण शौच में उसके अनुसार बढ़ा हो, कहाँ से? वहाँ से वर्धित अशौच में, सीधी सी बात है, वर्धित अशौच में जहाँ से भी बढ़ा हो, जैसे 5वें दिन से यदि बढ़ा भी है, 6ठे दिन मारा कोई, 6ठे दिन किसी की मृत्यु हुई, उसका बढ़ गया तो उसका बढ़ गया, वहाँ से तो आ जाएगा अगले दिन। इसके लिए नहीं होगा, इसमें उसके अनुसार पुनः वो नियम करना होगा। कौन सा? जैसे पूर्व दिन वाला जो भाग किए थे उसके अनुसार। किंतु वर्धित अशौच में यहाँ पर ये द्वया शौच और त्रया शौच में यदि पूर्ण शौच की पुनः व्याप्ति हो जाएगी तो अगला अशौच लेना होगा, अगले अशौच से निवृत्ति होगी। अब यहाँ पर एक काल का विचार भी है कि उस वर्धित अशौच में भी यदि अगला अशौच आता है, इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं, ये तो उसी में समाहित है जो कह चुके हैं कि पुनः पूर्व प्रकार से ही विचार होगा, पूर्व नियम से ही विचार होगा। विशेष मात्र इतना है कि वर्धित द्वया शौच और त्रया शौच 6 दिन जो बढ़ता है, 6 दिन मरण होने से जो बढ़ता है, इसमें यदि दूसरा पूर्ण शौच आ जाए तो दूसरे से फिर, मतलब तीसरा आ जाए तो तीसरे से निवृत्ति होगी, पूर्ण शौच हो जाएगा। अच्छा, पुनः त्रिरात्रा शौच आ जाए तो त्रिरात्रा शौच का एक ही नियम है कि त्रिरात्रा शौच और त्रिरात्र के पश्चात पुनः त्रिरात्रा शौच आए तो पर से निवृत्ति होती है, अगले अशौच से निवृत्ति होती है। किंतु यहाँ पर त्रिरात्रा शौच दूसरा यदि आता है तो वह गरीय नहीं होगा। कैसे गरीय नहीं होगा? क्योंकि पूर्णा शौच त्रिरात्रा शौच में यहाँ पर परिवर्तित होगी। पूर्णा शौच के त्रिरात्रा शौच में परिवर्तित होने के कारण यहाँ पर गरीय वही रहेगा जो वर्धित है, अर्थात त्रिरात्रा शौच यदि इसमें आ जाता है तो इसमें नहीं बढ़ेगा। इसमें त्रिरात्रा शौच मध्य में पड़ जाए तो नहीं बढ़ेगा। ये मुख्य पक्ष यहाँ पर आपका अशौच शंकर विचार में है, और इसमें सभी तथ्य, सभी बिंदु आ गए हों ऐसा नहीं है, बहुत सारे तथ्य छूटे भी होंगे। वैसे जन्मा शौच की चर्चा पहले कर चुके हैं, और त्रिरात्रा शौच, एकाहा शौच, ये सब बीच में आ जाए तो इसकी चर्चा हो ही चुकी है। एक विशेष चर्चा इसमें है, लेकिन वो चर्चा आगे करेंगे। वो विशेष चर्चा है क्या? तो वो विशेष चर्चा इसका एक अपवाद है। अभी जिस नियम को समझे, जिस नियम की चर्चा किए, जिसके अनुसार अशौच निर्धारण होता है, अशौच शंकर विचार किया जाता है, इसका एक अपवाद है। पति और पत्नी इसका परस्पर मरण हो जाए, जैसे पहले पति मरा और फिर पत्नी मरी, या पहले पत्नी मरी और फिर पति मर गया, मतलब कर्ता का पिता मरा और माता मर गई,
कर्ता का माता मरी और फिर पिता मर गए, दोनों मतलब इस प्रकार का अशोच संकर हो तो इसमें विशेष विचार है। यह इस नियम से इसका निर्णय नहीं होता है, लेकिन यह चर्चा आगे करेंगे। आज की चर्चा भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी आशा है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।